चलिए आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर। अब तक बताऊं एक बार की, मैं फिर से रिफ्रेश थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। अब तक हमने क्या देखा है? भारत में कैसी सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ऐसे कितने देश है जहां ड्यूअल सिटीजनशिप चल रही है? बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ देखा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन में लो। 6 देश बता दिए। अब बताइए भारत में अब हम सिटीजनशिप के अलावा और क्या देखा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 कितने बार अमेंड हुआ है? 6 टाइम्स। पहले कितनी तरह की सिटीजनशिप बताई? 2 तरह की। उसको किस अमेंडमेंट एक्ट में डिलीट किया गया? 2003 वाले एक्ट में, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कॉमनवेल्थ नेशंस के सिटीजनशिप को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा हमने क्या देखा? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। वो चीज जितनी बार रिपीट कराए हूं, अब रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉमनवेल्थ नेशंस बेटा, उसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे न्यूजीलैंड आ गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होते क्या? वो पूरे, अब पहले 30 थे, अब तो बढ़ चुके हैं। अब देखना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी 1930 में। अब मुझे देखना पड़ेगा, मोर देन 50 मेंबर्स भी होंगे अब तो शायद। कॉमनवेल्थ में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। स्पेशली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एसएससी जीडी। अच्छा, इस साल एसएससी जीडी कोई दे रहा है क्या? अच्छा, आई थिंक कितने लोग हैं? कार्तिक कहाँ है? अच्छा, आ गया नहीं है। कोई है यहाँ जो 23 साल का है? 23 और 23 के नीचे? सबके सब 23 के नीचे है, तो एसएससी जीडी भर लेगा। अभी आएगा, सिर्फ भर दो। भले ही मेंस में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट ट्राई करना है, देखना है कि ये सारी चीज कवर हो रही है कि नहीं। मैं आपको होमवर्क देना चालू करता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको ज्वाइन करना है, बट एटलीस्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ तो निकालो, एग्जाम निकालो, आपको पता चलेगा सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है? एसएससी जीडी में पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड सारी चीजें है, बट नीचे वाला है। आपको वो ज्वाइन नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, वार्म अप के लिए देके आना है। निकल गई तो आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी आगे आ जाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत की आप नागरिकता अपना सकते हो कितने तरीके से? 5 तरीके से। कितने वेज है? 5 वेज है। टोटल 5 तरीके हैं आप भारत के नागरिक बन सकते हो। और वो 5 तरीके देखिए। पहला तरीका है बाय बर्थ, दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, और पांचवा तरीका हो जाएगा बाय इन कोऑपरेशन। बाय इन कोऑपरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। ये पांचवा तरीका है जो नीचे छुप गया है। ये 5 तरीके लाइन से लिख लीजिए। अब देखो, जो रेलवे की एग्जाम है, वो ये नहीं पूछेगा कैसे आएगा, कैसे होगा, बाय बर्थ क्या होता है, बाय डिसेंट क्या होता है, बाय रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आपकी रेलवे की एग्जाम में बस इतना मोर देन होगा कि कितने तरीके हैं भारत की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। वहां पर इतना मोर देन इनफ है। अब इसके बाद में हम ये जो डिटेल में पढ़ेंगे ना, ये बड़ी एग्जाम्स के लिए। अब अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बार तो पढ़ाऊंगा नहीं, एक बारी में मैं सारी चीज क्लियर कराऊंगा। टेरिटरी या टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी लिखो या टेरिटरी टू इंडिया। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है भारत से जोड़ना। जैसे कि इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पौंडीचेरी। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन उसको हमने एक्वायर किया या भारत से जोड़ा 1954 में। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल लिख लो पांचवे का। क्या है? पौंडीचेरी। दादर एंड नगर हवेली भी हो गया, दमन एंड दीव हो गया। ये सारी चीजें 1947 के बाद हमने ली। ठीक है? लेकिन बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जिस पे क्वेश्चन आया है वो है पौंडीचेरी। अब ये कैसे याद रहेगा कि पौंडीचेरी हमने कब जोड़ा? नाम में ही चेरी आ रहा है, चेरी में 4 आ रहा है। 47 के बाद 4 कब आएगा? 54 में ही तो आएगा कि 64 में आएगा? 44 तो हो नहीं सकता, भारत आजाद ही 47 में हुआ है। तो 4 से याद रखना, 1954 में 4 आ रहा है। नेचुरल, वो सारी चीजें डिटेल में आगे बता रहा हूं। ठीक है? बाय नेचुरलाइजेशन में उसमें कुछ रूल से भारत में 11 साल रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें आगे वही डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल में। ये सबसे कंफ्यूजन वाला चीज है
अगर इसको आपने रट्टा मार लिया मतलब खत्म। आर्टिकल 5, 6, 7 ये तो सबने कर लिया होगा। सबसे गंदा चीज क्या है? 5, 6, 7। उसके बाद के तो आर्टिकल्स बहुत आसान है क्योंकि उसमें डेट है। 5 में कौन सी डेट है? 26 जनवरी 1950 के पहले क्या होने? 5 साल रहने। आर्टिकल 6 में क्या है? 19 जुलाई 1948 के पहले वाला जरूरी है, डायरेक्ट सिटीजन बन जाओगे। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो आपको 6 महीने रहना जरूरी है। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के पहले जो पाकिस्तान में गए हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं बिल्कुल आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन 6 महीना रहना जरूरी है। आर्टिकल 6 में भी बोला गया है 6 महीना रहो, आर्टिकल 7 में भी कहा गया है 6 महीना रहो। आर्टिकल 8 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को डील किया गया है। वो सारी चीजें बार बार पता है ना मैं क्यों रिपीट करा रहा हूं, बस याद हो जाए, बोल बोल के सुन सुन के ही याद हो जाएगा। आगे देख लो, बाय बर्थ मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो भारत में बॉर्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, और जो या तो भारत में 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ है या 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है, बिफोर 1 जुलाई 1987, ये कंडीशन है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले, वो डायरेक्ट भारत का सिटीजन कहलाएगा बाय बर्थ। नो मैटर उसके पप्पा भारतीय सिटीजन है या नहीं। मान लीजिए कोई अंग्रेज ऑफिसर है, कोई ब्रिटिश ऑफिसर भारत में काम कर रहा है, अब वो तो ब्रिटिशर है ना, वो तो इंग्लैंड का है, वो तो फ्रांस का है, उसका बच्चा इस बीच में पैदा हुआ मतलब डायरेक्ट इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये पहली कंडीशन है बाय बर्थ की, जो कि आज इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। समझ में आया? अब आते हैं दूसरा, सेम यहीं से चालू होगा, यहीं से चालू होगा। चलो ये चेंज कर देते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है आफ्टर 1 जुलाई 1987 बिफोर 3 दिसंबर 2004, इस कंडीशन में क्या है? ईदर इज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है और 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ है, उसमें क्या है? उसमें कोई भी एक पेरेंट क्या होना चाहिए? भारत के सिटीजन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी कोई कंडीशन आज फुलफिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आज के लिए जो फुल कंडीशन है वो ये है, तीसरी कंडीशन। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये सारी चीजें क्या है? ये आपको बस मैं समझा रहा हूं, आप चीजें अपने हिसाब से लिख लीजिए। इतना बड़ा बड़ा मत लिखना, डायरेक्ट बॉन्ड लिखो और डायरेक्ट डेट लिख लो, दोनों के बीच का। समझ में आया? अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है। ऐसा व्यक्ति जो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ है, तो इस कंडीशन में उसके दोनों पेरेंट्स का इंडियन रहना बहुत जरूरी है। मतलब ये आज की कंडीशन बता रहा है। अब आज तो नॉर्मल की बात है 2004 के बाद, अगर 2024 अभी चल रहा है और 2025 में कोई भारत मतलब मेरा बेटा अगर पैदा होगा, तो इस कंडीशन में क्या है? मेरा सिटीजन होना बहुत जरूरी है, मेरी बीवी का सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझ में आ रहा है? मेरी वाइफ का सिटीजन रहना जरूरी है, तभी वो भारत सिटीजन कहलाएगा। या अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर कोई एक इंडियन रहा और एक तिरंगी रही, बिल्कुल चलेगा, यहां पर लिखा भी हूं मैंने, बट वो इलीगल माइग्रेट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लीगली भारत में आना जरूरी है। जैसे डंकी पिक्चर नहीं देखे, इलीगल आ गए, वो अगर लीगल कैसे होगा कि उसने प्रॉपर वीजा बनाई, भारत में आई और किसी से शादी हो गई, तो उसका बेटा सिटीजन कहलाएगा, लेकिन वो लीगल माइग्रेट होना चाहिए। समझ में आ गया? ये 3 कंडीशन है बाय बर्थ की। इसको एक और बार रिपीट करूंगा तब आपके दिमाग में बेटा घुसेगा। तो अच्छा एक और चीज, वो फिरंगी को भारतीय सिटीजनशिप मिलेगी 7 साल के बाद। वो भी 7 साल के बाद कैसे? रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो इंडिया उसी दिन से कहलाएगा, क्योंकि मैं तो सिटीजन हूं ना। वहां का भी वो वहां की भी ले सकता है, वो वहां की भी तो ले सकता है, उसके लिए भी उसकी, क्योंकि वाइफ मेरी किसी की भी वाइफ अगर प्रेगनेंट है तो वहां के भी तो रूल्स होंगे कि 1 महीने या 1 साल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। लोग बहुत सारे क्या करते हैं, वहां का सिटीजनशिप दिलवा देते हैं। ऐसे मेरे एक पहचान में है, उनका बेटा यहाँ का नहीं, वो रहता है यहाँ पर है, लेकिन वो यूएस रिटर्न है, उसको यूएस की सिटीजनशिप दिलवा दी उनकी। हाँ, तो यहाँ का है तो उसको सिटीजनशिप भी यहीं की दिलवा। अब उनकी मम्मा ने अगर लेके गई है तो उनका अपनी क्या रख रही है ना, उनका वो करवा लेंगे, वहां की सिटीजनशिप दिलवा देंगे। ठीक है, डन। हाँ बेटा, एक बार ना मैं एक और बार रिपीट करवा देता हूँ बाय बर्थ।
पहला कंडीशन क्या है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987, ये पहली कंडीशन है। देखो नोट्स ऐसे निकलनी चाहिए, ये आपकी नोट्स है। उसमें क्या होना चाहिए, उसको इंडियन सिटीजन नो मैटर आप वो क्या है बाय बर्थ, बस इतना लिख लो। वो यहां पर अगर पैदा हो गया भारत का सिटीजन है। दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 उसको बाय बर्थ मिल जाएगा, लेकिन एनी वन पेरेंट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो कितनी छोटी छोटी नोट्स निकल रही है, ये सिंगल लाइन आपकी नोट्स होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, आफ्टर ये प्रेजेंट, और यहां पर लिखना चाहिए आपको प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन यानी आज के लिए, ये चेंज कर देता हूं। प्रेजेंट कंडीशन आपको पता हो गया, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन क्या कहती है, आफ्टर 3 दिसंबर 2004, मतलब 2004 के बाद अगर बच्चे आज तक कोई यहां पैदा हो रहे हैं तो उसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, बोथ पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और सेकंड कंडीशन में एनी वन पेरेंट should be the citizen of India and other should not be illegal immigrant। समझ गया रे, यानी वो इलीगली कोई फिरंगी यहां नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन 3 लाइन में खत्म हो गई। इतना सबको समझ में आ गया। किसी को भी अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ अब तक ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आपका आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट में क्या होता है, बाय डिसेंट से किसको दी जाती है, ऐसे लोग जो आउटसाइड इंडिया पैदा हुए हैं। जो लोग कहां पैदा हुए हैं, आउटसाइड इंडिया पैदा हुए हैं, वो भारत में इंडियन ओरिजिन आप कह सकते हो। देखिए अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया कब, 26 जनवरी 1950 के बाद, और इसमें डेट चेंज हो जाएगी, बट बिफोर 10th ऑफ दिसंबर, यहां आ जाएगा 10 दिसंबर 1992। तो इसमें पहली कंडीशन में क्या बोलते हैं, फादर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बस इतना लिखो। पर्सन जो कब बॉर्न हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बीच में, उस कंडीशन में क्या है, फादर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये है कंडीशन 1। अब सेकंड कंडीशन कहां से चालू होगी, 10 दिसंबर से, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा गया है, कोई आदमी ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 को पैदा होता है, बट बिफोर, अब यहां पर क्या होगा, 10 दिसंबर के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच में, तो उसमें क्या कंडीशन दिया गया है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ हाँ, ह्यूमन राइट्स डे। सेकंड कंडीशन में क्या है, कोई अगर इंसान 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर पैदा हुआ है, तो ईदर या एनी वन पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और थर्ड कंडीशन क्या है, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई आउटसाइड इंडिया अगर पैदा होता है तो उसको क्या करना है, ठीक है। 4 दिसंबर के बाद यानी आज की बारी बताई जा रही है, तो उनको क्या करना है, उनको रजिस्टर कराना है इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर, ठीक है, टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप। यानी बाय डिसेंट से किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, इंडियन ओरिजिन, लिख लीजिएगा, इंडियन ओरिजिन। बाय डिसेंट से किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, इंडियन ओरिजिन। आपको पता है ना, यहाँ जो लोग, अभी देखो एक बात बताता हूँ, जैसे ऑनलाइन में ना लगभग 10 लोग थे, आधे लोग ना दम तोड़ देते हैं बीच में, उनको लगता है क्या चल रहा है। अगर आप बड़ी चीज करना चाहते हो ना बेटा, मैं दोनों तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप बोलो ये स्किप करो, आपको भर्ती की तैयारी करनी है, आपको रेलवे की तैयारी करनी है, आपको बड़ा कोई पोस्ट नहीं लेना है, तो मैं उस तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ। ये चलेगा ना सबको, सारी चीज शॉर्टकट में एकदम लेते हुए चलिए, मैं बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं। सिंगल लाइनर भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एक और बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, अच्छा सबको नहीं,
एक चीज तो याद हो गया होगा, ये डेट, ये डेट सबको याद हो गया है। 26 जनवरी 1950 क्या है? कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट मतलब बिगिनिंग, इतना याद हो गया। अच्छा, आपको पता है ना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी। और 26 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार कौन सा चीफ गेस्ट आया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कौन बताएगा? इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, नाम क्या है? सुकार्नो। ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ा है। इस साल आने का चांसेस क्यों है आपके किसी न किसी एग्जाम में? क्योंकि इस साल 2025 में चीफ गेस्ट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट होने वाला है। बताइए कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। चलो अब आगे आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाई डिसेंट कर रहे हैं। बाई डिसेंट, बाई डिसेंट से हम किसको सिटीजनशिप दी जाती है? इंडियन ओरिजिन को। ये तो आपको क्लियर कट हो गया। अब आपको पता है, सोच के देखो, बाई डिसेंट से कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बोलेगा बताइए इंडियन ओरिजिन के बंदे को किसके थ्रू भारत की सिटीजनशिप दी जाती है? बाई डिसेंट, बाई बर्थ, बाई ये, बाई वो। समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? बाई डिसेंट। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हो और किसके बीच में? 10 दिसंबर 1992 इसके बीच में पैदा हो, तो उसका बाप मतलब फादर, हिज फादर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वहां पर आपको केवल फादर लिखना है, आपको तो समझ में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अब वो इधर ले आओ। 10 दिसंबर 1992 से लेके किसके बीच में? अच्छा, ये 3 दिसंबर भी कॉमन हो गया है। 3 दिसंबर 2004, ये तो आपने समझ ही लिया होगा। अच्छा, हमने 3 दिसंबर 2004 के लिया, पता है? याद है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, वो इम्प्लीमेंट हुआ था यहाँ पर, इसलिए ये डेट ली गई है। याद है 2003 में सिटीजनशिप अमेंड किया गया था क्या? वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को हमने रद्द किया, अभी तो इम्प्लीमेंट 2004 में हुआ, इसलिए ये वाली डेट है। और आपको ये वाली डेट क्यों दी जा रही है 1992? क्योंकि उसके एक साल पहले भी अमेंडमेंट वहां पर एक बार हो चुका था। तो ये अमेंडमेंट वाली डेट है, ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट है। कोई ना कोई इम्प्लीमेंट हुआ है इस दिन, इसलिए ये डेट डेडलाइन है। अब दूसरे इसमें क्या था? ईदर एनी वन पेरेंट, एनी वन पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है बेटा आपका? 3 दिसंबर। अच्छा, 3 दिसंबर मेरे को पता है, बहुत आसानी से याद है क्योंकि मेरे पापा का ही बर्थडे 3 दिसंबर को रहता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट बता देते हैं हम आपको। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उसका बर्थडे 3 दिसंबर को है। जस्ट एक फैक्ट और याद करो। आज हमने आज हमने ना दो बर्थडे आपको बताया है। एक है हमारा भगत सिंह का बर्थडे, हाँ सॉरी मंगल पांडे का बर्थडे, अच्छा 19 जुलाई को। और 3 दिसंबर को किसका रहता है? राजेंद्र प्रसाद। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई पैदा हो तो उसके लिए क्या है? वो एक ईयर के अंदर यानी एक साल के अंदर, ये सबसे ज्यादा, इसको मैं स्टार कर देता हूं, ये आपका सीपीओ और सीजीएल, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने मिलते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, आप यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कर लिए हो, आपके सामने हर कोई चारों खाने चित हो जाएंगे जब आपको ये पूरी कंडीशन याद है फिंगर टिप्स पे। तो और आपको ऐसा लग रहा है अभी तो पूरी कंडीशन याद है क्योंकि मैंने लगातार रिपीट कर रहा हूं, आपको अभी याद नहीं होने वाला। एक बार खुद रिकॉल करो, कल अभी जब घर जाओगे ना, एक बार आंख मूंद कर देखना क्या कंडीशन थी, क्या क्या कंडीशन थी 6वें में, 7वें में, 8वें में, तब आप भूल चुके होंगे। जब आप रिकॉल करोगे दोबारा बुक खोलोगे ना, उसके बाद नहीं भूलने वाले, कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है रजिस्ट्रेशन। हाँ बेटा, पुष्पिन ये थर्ड वाला क्या है कि 1 ईयर के अंदर उसको इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिस में क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। डन। अगला क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए अब क्या हो जाएगा। अ पर्सन, अब बाय रजिस्ट्रेशन किसको सिटीजनशिप दी जाएगी? ये है फॉरेनर्स के लिए। मैंने अभी बताया था फिरंगी, अगर कोई फिरंगी से शादी हो गई, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए राहुल गांधी की मम्मा कौन? सोनिया गांधी, किसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप बनी? बाय रजिस्ट्रेशन। किसी भी फिरंगी को अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए, उसने अगर किसी इंडियन से शादी करी, उसका पहला कंडीशन होता है ही और शी
शुड बी रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 years। ये चीज समझ में आ रहा है? आपको किसी को डाउट है? राहुल गांधी की मम्मा कौन है? सोनिया गांधी। उनके ऊपर बुक भी लिखी गई है, एक बुक का नाम है रेड साड़ी। ठीक है, रेड साड़ी उनकी बायोग्राफी है। देखिएगा, उसके बारे में उनको बताया गया, उसका मामा इटली का है, पता है कि नहीं? इटली की है ना वो, इटली की है। ठीक है, चलिए फिलहाल याद रखिएगा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कहाँ रह रहा है बेटा, रिसाइड आउटसाइड इंडिया। अगर वो आना चाहता है और यहाँ का क्या करना चाहता है, सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो कितने साल रहना पड़ेगा? 7 साल। माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अगर माइनर, माइनर क्या हो गया? चिल्ड्रन। माइनर चिल्ड्रन मतलब क्या हो जाएगा आपका? जो 18 साल का नहीं है। कोई अगर यहाँ का सिटीजन है, उसका बच्चा अगर यहाँ पैदा हो गया है या कहीं पैदा हो गया है, तो उसको थ्रू रजिस्ट्रेशन या बाय बर्थ दोनों तरीके से क्या दी जा सकती है? सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कंडीशन क्या है, वो है तीसरी। एक बार की इसको हटा दीजिए। पहला कंडीशन समझ में आया? बाय रजिस्ट्रेशन आपको क्या होगा? 7 साल भारत में रहना जरूरी है। और आखिरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन लिख लो, अ पर्सन हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज ओसीआई। मैंने अभी बताया अक्षय कुमार के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक कार्ड होता है। अगर किसी इंसान के पास ओसीआई कार्ड है 5 साल से, कितने साल से? 5 साल से, उसको भारत में केवल 12 महीना रहना है, मतलब 1 साल। ठीक है, 1 साल। इसके अंदर दो कंडीशन है, एक है 7 साल भारत में रहो या 1 साल भारत में रहो। ठीक है, 7 साल किनको रहना है? जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है। और किसी के पास अगर ओसीआई कार्ड है 5 सालों से, तो उसको भारत में कितने महीने रहना है? 12 महीने। यू कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सर शॉर्ट में लिखे। वेरी गुड। पहली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा? आपको बाय रजिस्ट्रेशन भारत में मिल जाएगा। बट ये तो एक बात बताओ, इसको शॉर्टकट कैसे लिख सकते हो? वो तो एक कच लाइन है ना, इसको तो ऐसे लिखूंगा ना, पर्सन ऑफ इंडियन। अब बताइए, तीसरी वाली लाइन में शॉर्टकट में लिख दूंगा। पहली लाइन तो ऐसी ही है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है, उसको भारत में आके कितने साल रहने हैं? 7 साल, वो बन सकता है। डन। तीसरी लाइन में बता दूंगा शॉर्टकट में। डन। नहीं सर, सेकंड वाला नहीं लिखा। सेकंड वाली नहीं, रहने दीजिए। थर्ड लाइन में बता रहा हूं, जो कि दो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो वाली आपको लिखनी है। अब देखिए थर्ड लाइन, अब थर्ड लाइन आपकी यानी सेकंड कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? ओसीआई कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर। ओसीआई का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको ऐसे लिखना है। इफ ही होल्ड्स कार्ड for 5 years. If he holds card for 5 years, then he should reside for 1 year only. बस इतनी कंडीशन है। देखो 3 लाइन में आपका खत्म करा दिया। Then he should reside मतलब रहना, हाँ, वर्ड ऑफ द डे। reside मतलब रहना। He should reside in India for 1 year. उसके बाद वो क्या हो जाएगा? इंडियन सिटीजन कहलाएगा। 5 year के बाद फिर उसको 5 year नहीं, अगर मान लो मेरे पास, अब अक्षय कुमार के पास ओसीआई कार्ड कब से हो? 25 सालों से है। अगर अब मान लो 20 सालों से है, अगर उसको आज भारत का सिटीजनशिप बनना है तो क्या कर सकता है? 2000, अगर मान लो 2000 अभी 24 चल रहा है, वो बोलेगा मुझे इंडियन सिटीजनशिप बनना है, तो उसको कहा जाएगा, वो वैसे भी भारत में ही रहता है, तो उसको भारत में 1 साल रहना है, उसको फट से मिल जाएगा। या तो फिर आपको ओवरसीज सिटीजन, अगर किसी ने 2025 में लिया है ओसीआई कार्ड, वो कब भारत का सिटीजन बनेगा? 2031 में। 5 साल तो पहले उसके वो पूरा होना चाहिए ओसीआई कार्ड लेते हुए। अच्छा, ये ओसीआई कार्ड ना एक स्कीम है जो 2005 में आई थी, आपको आगे पता चलेगा। अभी मैं बताने वाला हूं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो डिफाइन नहीं होगा। अब देखते हैं नेचुरलाइजेशन से क्या होता है। अ पर्सन हु कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, उसको क्या मिल जाएगी? एक्वायर कर लेगा भारतीय सिटीजनशिप इफ ही और शी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 years। नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर भारत में आपको अगर क्या चाहिए? सिटीजनशिप चाहिए, तो पहले तो भारत में आपको 12 साल रहना पड़ेगा। ये पहली लाइन आपको डायरेक्ट मिलेगा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसके थ्रू भारत में, कौन से मतलब ऐसा तरीका है जिसमें आपको भारत में 7 साल रहना पड़ता है?
आंसर क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन। नेचुरलाइजेशन में कितने साल रहना पड़ता है? 12 साल। ठीक है, ये दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत में क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको ये वाली फुलफिल करनी है कंडीशन। कंडीशन क्या है? उसको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट वन लैंग्वेज, जो 8वें शेड्यूल में है। 8वें शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है। लिख लो, अगर मान लीजिए कोई बुढ़ऊ है जो अमेरिका से भारत में आया है। अब अच्छा, नेचुरलाइजेशन जनरली पता है किसको मिलती है? जो लोग अमेरिका के लोग भारत में नौकरी कर रहे हैं, 12 साल लगातार मान लो वो फॉरेन अफेयर्स में वो है और 12 साल भारत में रह लिए है, तो उनको भारत में अच्छा लगा, उनको लगेगा यार हम इनकी सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। जनरली ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए होता है। अब क्या है, एक कंडीशन नेचुरलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, उनको भारत की हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, नेपाली कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए। याद रखना, नेपाली 8वें शेड्यूल में भाषा है। अगर उसको नेपाली भी आती है तो भी चल जाएगा, वो भारत का सिटीजन बनेगा थ्रू नेचुरलाइजेशन। और एक और कंडीशन है, ये भूलिएगा मत, ही मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर, मतलब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर। ये नहीं भी लिखा है, ये तो कॉमन कंडीशन होती है, कोई क्रिमिनल को नहीं देता सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स आपके कहां से कहां आते हैं? 12 से लेके 35 तक। अगर आप फॉरेनर हो तो भारत में आप बेटा, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी दिक्कत हो जाती है। आपके हाथ में आर्टिकल 22 भी डायरेक्ट आ पाता है, लेकिन उसमें लिमिटेड सारी चीजें होती है। फॉरेनर्स तो भारत में बहुत सारी चीज, हाँ, अगर आप फॉरेनर हो लेकिन आप यूएनओ के मान लो एम्प्लॉयर हो, कहा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आप बहुत बड़े, मतलब आप सेक्रेटरी जनरल हो, आप, अब डिपेंड करता है आप कैसे फॉरेनर हो। इन्होंने पूछा क्या किसी फॉरेनर को एक्स्ट्रा पावर है भारत में? बिल्कुल है। अगर मान लीजिए आप यूएनओ के बहुत बड़े ऑफिसर हो, सेक्रेटरी जनरल हो मान लेते हैं, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के किसी कहीं के सदस्य हो, सेक्रेटरी, उसके अंदर किसी भी, अब मान लीजिए यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल एक बॉडी है, उसके आप सदस्य हो, आप भारत में घूमने आए हो और आप पे किसी ने, जी बेटा बिल्कुल आपको दिया जाएगा। अब आप मान लो भारत में घूमने आए हो, आप पे किसी ने सिविल केस मार दिया, भाई मेरे को गाली दे दिया, 504 धमकी दिया झगड़ा करते वक्त, उस पर केस नहीं चलेगा। ये हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। क्यों? इसको हमने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे के रखी है कि अगर इनसे थोड़ी मोटी छोटी मोटी अगर गलती हो जाए ना तो हम माफ कर देंगे। ये चीज समझ में आ रही है? फॉरेनर डिपेंड करता है कैसा है। अगर आप टूरिस्ट हो तो आपके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। डिसएडवांटेज यही तो बताया, कितने सारे फंडामेंटल आपके हाथ में नहीं है। अब डिसएडवांटेज यही हो जाता है आपके हाथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फिर चल निकल। डिसएडवांटेज और बताता हूँ, और बड़ा डिसएडवांटेज बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप फॉरेनर हो, आप बाहर से आए हो, अब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं है। अब कोई फॉरेनर आता है, अगर आपका शनिवार वाला घुसना है, आपकी फीस होगी, मुझे नहीं पता भी कितनी, 25-50 रुपए होगी। अब वहीं पर फॉरेनर की 250 या 500 हो जाती है, 5-10 गुना ज्यादा होता है हर चीज के लिए, और भी डिसएडवांटेज हो जाते हैं। यानी आपके राइट्स यहाँ ज्यादा वर्क नहीं करते। वैसे ही इंडियंस के लिए भी, अगर आप भारत छोड़ के पढ़ने अगर कहीं और जाते हो ना तो आपके हाथ में ज्यादा राइट्स नहीं होते। समझ में आ रहा है?